Good morning all of you, and this is Aarti Singh ma'am here, and today we are going to start chapter number 12 and chapter name is कारक। ठीक है, तो मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगी आज? कारक। तो नाउ ओपन योर पेज नंबर 55। इफ़ यू हैव बुक्स तो नाउ पेज नंबर ओपन 55 एंड 55 पेज पर आपको कारक लिखा हुआ है। कारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केस। जिसके पास बुक्स है वो अपनी बुक्स को लेके बैठा करिए। आपके पास बुक्स होगी तो आप उसको बहुत जल्दी से क्लियर समझ सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को वाण से मारा। राम का वाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण का अंत हो गया। भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। श्री राम का वाण अग्निवाण था। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। इन पूरे सेंटेंसों में आपको रेड कलर के कुछ अलग से शब्द दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे के, न, के, को, न, को, से, की, मैं, का, ने, के लिए, रावण, का, ने, नो, का। ये शब्द आपको जो दिख रहे हैं ये कारक के चिन्ह होते हैं। हम जब सेंटेंस को, वाक्य को जब हम बोलते हैं तो उनमें हम हमेशा प्रोनाउंसिएशन वर्ड लगाकर यूज़ करते हैं। यदि वर्ड में ये शब्द नहीं लगेंगे तो आपका वाक्य एक अधूरा सा लगता है ना आपका। जैसे हमने बोल दिया, मान के चलो हमने एक सेंटेंस बोला, श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे। क्या एक सेंस में जा रहा है? एक सीरियल क्रम में जा रहा है? नहीं जा रहा ना। तो इसी तरह से जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं, एक सीधे क्रम में बोलते हैं, तो उसमें हम कुछ जोड़ने के लिए उसमें कुछ शब्द को यूज़ करते हैं। उन शब्दों के चिन्हों को हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। क्लियर हो रहा? समझ में आ रहा ना आपको? तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, वो देखिए। उपयुक्त वाक्यों में के, को, न, में, से, के लिए, का, की, के का जैसे विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अभी मैंने आपको क्लियर किया। यदि इन्हें हटा दिया जाए, अभी समझाया ना, यदि इन्हें हटा देंगे हम तो वाक्यों में प्रेषित भावों को समझना असंभव होगा। हम उसको बिल्कुल क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। अतः वाक्यों का ठीक से अर्थ समझने के लिए इनका प्रयोग करना आवश्यक है। तो इसलिए हम उसको सही समझने के लिए हम इसका क्या करेंगे? प्रयोग करने के लिए, उसको सही समझने के लिए उसका प्रयोग करना हमारे लिए आवश्यक है। ये सभी शब्द कारकों के चिन्ह होते हैं। ये सभी क्या है? कारकों के चिन्ह हैं। क्लियर कर दिया था ऊपर ही। जिन्हें कारकों की विभक्तियां या परसर्ग भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए। इन्हें कारक की विभक्ति, इन्हें विभक्ति भी बोलते हैं, चिन्ह भी बोलते हैं और परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा हो कि परसर्ग किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो कि कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। इन्हीं के कारण वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से स्पष्ट हो रहा है। अब है कारक की डेफिनेशन। ध्यान से देखना कारक की डेफिनेशन। संज्ञा या सर्वनाम हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, जैसे संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द आएंगे उसका यदि संबंध क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन, तथा दूसरे शब्द के साथ सूचित कर देंगे हम, उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं या कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का कि जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। विभक्ति कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द या चिन्ह लगाते हैं। अब हम चिन्ह समझाए ना कि न, को, से, ये सारे चिन्ह जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विभक्ति कहलाते हैं। और परसर्ग, इन विभक्तियों को परसर्ग भी बोलते हैं। परसर्ग भी बोलेंगे जिन चिन्हों को, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। जैसे ऊपर जोड़ा श्री राम ने, जोड़ा ना, तो ये क्या हो गया? विभक्ति भी कहलाएंगे और परसर्ग भी कहलाएंगे और कारक चिन्ह भी कहलाते हैं। क्लियर हो रहा ना? कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं, विभक्ति भी बोल सकते हैं और परसर्ग भी बोल सकते हैं। तो क्लियर हुआ? कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ हो उसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कारक के भेद समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।